हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस द राइट टू जस्टिस जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल वाले केस पे जो गाइडलाइन दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 पे उसको एक्सेप्ट किया, उसको माना है और बोला है कि रोक लगाने की ज़रूरत है। जो सेक्शन 498 का मिसयूज़ हो रहा है आईपीसी के अंतर्गत, उसमें रोक लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये सेक्शन 498 है वो एक्चुअली लाया इसलिए गया था सो दैट क्रूलैरिटी को रोक पाए वुमेंस के ऊपर। मैट्रिमोनियल होने के बाद, शादी होने के बाद जो क्रूलैरिटी अगर वुमेन के ऊपर होता है उसको रोक पाए। तो इसका मिसयूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इसके अंदर जो प्रोविज़न है वो एक तरीके से नॉन बेलेबल है और कॉग्निसेबल है। कॉग्निसेबल यानी कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 2 मंथ का कूलिंग पीरियड, कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है, एफआईआर हो गया है या फिर कंप्लेन दे दिया गया है मजिस्ट्रेट को। अब इस कूलिंग पीरियड के टाइम पर पे जो रेफ़र किया जा सकता था केस फैमिली वेलफेयर कमेटी को। हाउएवर बोलते हैं कि जो दोनों ही चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया था कूलिंग पीरियड और एफडब्ल्यूसी, वो अंडरमाइन करता है विक्टिम का राइट सो दैट वो इनकरेज वे पे एक्सेस नहीं कर सके। जस्टिस को अंडरमाइन करता है, इस चीज़ को जस्टिस को नहीं मिलने देता वुमेन्स को, और अफेक्ट करता है फंक्शनल ऑटोनॉमी जो क्रिमिनल जस्टिस एजेंसी है उनका। मतलब कि जो पुलिस स्टेशन या फिर क्रिमिनल कोर्ट है उसके ऑटोनॉमी पर पे अंडरमाइन करता है, उनको इनकरेज नहीं करता, वो नहीं ले पाते केस को अपने तरीके से। ये जो कोर्ट का फैसला आया हाई कोर्ट का। अब जो बेसिक्स ऑफ चेक्स जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करें, जो इनेक्टमेंट हुआ था 498 का, उसको इस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था सो दैट पनिश करें हम वेरियस फॉर्म्स के क्रूलैरिटी अगेंस्ट वुमेन जो होता है मैट्रिमोनियल सेटिंग्स के बाद। तो कोर्ट ने सीरीज ऑफ केसेस में ये बताया और एक्सप्रेस किया सॉरो लेमिनेटेड यानी कि सॉरो एक्सप्रेस किया जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है वुमेन्स की मिसयूज़ करने के लिए लॉ को लेकर के। वो एक तरीके से कंसर्न दिखाते हैं और जब एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता है अरेस्ट वगैरह का वो काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि ये मिसयूज़ हो रहा है पावर का। अब कोर्ट जो है इसलिए इस्टेब्लिश करता है प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड सो दैट वो प्रोटेक्ट कर सके इनोसेंट हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ललिता कुमारी केस पर पे बोला था कि जो बढ़ता हुआ अभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है उसको अब हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डाल देंगे और एफआईआर होने से पहले उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठेगी। जो रिसेंट क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म लेकर आया गया उसमें भी ये जो क्रूलैरिटी हो रहा है हस्बैंड के द्वारा उसको एक तरीके से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डाल दिया गया है। एफआईआर से पहले उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा जो इस के ऊपर चेक्स और प्रिवेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन होने से पहले एफआईआर फॉल्स केस ना हो उसके लिए फ्रिवलस कंप्लेंट्स वगैरह पे यानी कि नॉन सीरियस जो कंप्लेंट्स है उस पे चेक्स रखने के लिए भी बात की। कोर्ट्स ने ये भी एड्रेस किया जो एरिया है पोटेंशियल एब्यूज़ हो सकता है जहाँ पे केस को लेकर के सेक्शन 498 के अंदर रैम्पेंट अरेस्ट जो हस्बैंड का या फिर फैमिली मेम्बर का किया जाता है वो सही नहीं है, उसको रोक लगाने की ज़रूरत है। जो पावर है अरेस्ट का वो रैशनलाइज कर सकते हैं 2 लेवल पे। एक तो इस रैशनलाइज़ किया गया है एक्चुअली 2 लेवल पे। एक तो जो स्टैट्यूटरी चेंजेस लेकर आया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 2008 का, और दूसरा जो है जुडिशियल डिक्टेशन दिया गया था अरनेश कुमार 2014 वाले केस पे। तो 2008 में जो अमेंडमेंट लेकर आया गया था उसमें एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, जिसमें जो मैटर ऑफ अरेस्ट है उसको पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि बहुत नेसेसरी था इसलिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। और जो अरनेश कुमार में डिक्टेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इफ़ेक्टिवली ब्लॉक करता है कि जो अनकंट्रोलेबल एक्सरसाइज यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक्सरसाइज यानी कि यूज़ किया जा रहा है अरेस्ट करने के पावर को पुलिस के द्वारा, वो सेक्शन 498 के अंतर्गत यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो नॉन बेलेबल और कॉग्निसेबल है अगेन। तो ये जो केसेस हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि चेकलिस्ट होना चाहिए और इन्फोर्स करते हैं नोटिस फॉर अपीयरेंस वगैरह देना चाहिए, मतलब नोटिस दे करके ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर सत्येंद्र कुमार अनिल 2022 का केस है जहाँ पे जो कोर्ट है वो फर्दर और इंस्ट्रेंथन कर दिया था, इंस्टीट्यूशनल चेक्स लगा दिया था कि चेक्स होना चाहिए सारे केसेस पे। और जो डायरेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रिलीज़ कर दो पर्सन्स को जो बेल पर रिलीज़ कर सकते हो आप, जो पर्सन को आप अरेस्ट किए हो जो कि कंप्लायंस नहीं रखते। जो डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरनेश कुमार वाले केस पे, अगर उससे वो कंप्लायंस नहीं करता तो आप उनको छोड़ सकते हो बेल पे एज एन अरेस्ट ऑफेंस। जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उनका रिपोर्ट बताता है कि क्राइम्स इन इंडिया वाला जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करता है कि जो सेक्शन 498 है वो एक तरीके से
टॉप 5 हाईएस्ट अरेस्ट हुआ है इसके अंदर। और जो ऑफेंस है ये 2016 तक के बारे में बात बताते हैं, और इसके बाद जो टॉप 10 पे आ जाता है ये, और ये सजेस्ट करता है कि एक तरीके से जो स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे स्टेप्स लिया गया था उसने इम्पैक्ट दिखाया है, और जो केसेस हैं वो अब कम हो गए हैं। पहले तो टॉप 4 पे आ जाता था, अब टॉप 10 पे आ रहा है 2016 के बाद अभी। ऑल्सो जो रजिस्ट्रेशन है ऑफेंस का, वो जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो 1,13,403 था 2015 पे, जो बढ़ के 2022 में 1,40,019 हो गया था 2022 पे। पर जो अरेस्ट है वो डिक्लाइन हो गया है। रजिस्ट्रेशन तो बढ़ा है बट जो अरेस्ट है वो डिक्लाइन हो गया। 1,87,066 जो थे उससे अब 1,45,095 हो गया है। ये NCRB का डेटा बताता है सेम पीरियड के लिए। अब ये जो सजेशन दिया जा रहा है कि सजेस्टिव है कि सेफगार्ड करना चाहिए लिबर्टी जो है एक्यूज्ड का, बिना उनके कॉम्प्रोमाइज़ किए विक्टिम्स के राइट को। मतलब कि एक तरफ से हमको सेफगार्ड करने की भी ज़रूरत है एक्यूज़ का, और जो विक्टिम का राइट है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी एक्सेस मिलना चाहिए जस्टिस को लेकर के। जो प्रपोज़ल था कि इंट्रोड्यूस किया जाए क्वासी जुडिशियल कमेटी, उसके बारे में बताते हैं। और एट द सेम टाइम साथ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात किए थे, अरेस्ट ना करें डेजिग्नेटेड कूलिंग पीरियड के टाइम पे, एक तरीके से वो एम्बिशियस स्टेप लग सकता है पेपर में। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो इसको स्टेट्यूटरी नहीं मिला, स्टेट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला अथॉरिटी को, और ये एक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है कि जो डायरेक्टिव्स हैं और अनडिफाइंड स्कोप है जो रिस्ट्रिक्शनल एक्सेप्टेबिलिटी का, उसको दिखलाता है। जो रिसेंट रूलिंग है वो भी अंडरमाइन करता है विक्टिम के अटेम्प्ट को जस्टिस के लिए, और उनको डिनाई कर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती उनको अपने कंप्लेंट को एड्रेस करवाने की टाइमली मैनर पे। और एक बार अगर FIR कंप्लेन हो गया उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता कूलिंग पीरियड के टाइम पे, जब तक वो कंक्लूड ख़त्म ना हो जाए कूलिंग पीरियड। और ये एक्सप्रेट करता है यानी कि और वर्स करता है विक्टिम्स के प्लाइट, हार्डशिप करता है विक्टिम्स को। जब कंप्लेन कर दिया है तो और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि घर वाले को पता है अब इसने कंप्लेन कर दिया, तो घर वाले से हो सकता है इनके ऊपर और क्रूरैलिटी करे। जो आइडिया था इंट्रोड्यूस करने का कूलिंग पीरियड को और रेफ़र करने का कंप्लेन को फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ को, वो एक तरीके से आउटसाइड द एम्बिट है स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के। और ये हमको रिमाइंड करवाता है एक और भी इंस्टेंस का जो जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म के अंतर्गत आता है। वो 2017 में सुप्रीम कोर्ट में राजेश शर्मा में सिमिलर डायरेक्शन दिया था, जिसपे बोला था कि कंस्टिट्यूट करने के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी और फॉरवर्ड करने के लिए कंप्लेन जो है फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ पे ही फॉरवर्ड करने के लिए बोला था इस केस में, 2017 के केस पे। इसमें 1 मंथ का टाइम मिला था फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ को, और जो राजेश शर्मा के जैसा सिमिलर कूलिंग पीरियड वाला टाइम मिला था वो डिवाइस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूज़ किया। बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो राजेश शर्मा का केस था उस डायरेक्शन को बहुत सारे लोगों के द्वारा, सोसाइटीज़ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और उसको टर्म दिया गया था बहुत रेग्रेसिव लॉ है करके, और ये बियॉन्ड जुडिशियल कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है बोलते हैं। और ये रिज़ल्ट करता है, इसके कारण हुआ ये कि जो डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रोल बैक कर दिया गया विथ इन अ ईयर, जो डायरेक्शन दिया गया था। और जो 3 जज बेंच था सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार 2018, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया था जो डायरेक्शन दिया गया था राजेश शर्मा और के अंदर केस के अंदर, और उन्होंने रीस्टोर करवा दिया था जो विक्टिम का राइट है, और उनको एक्सेस मिलवाया था जस्टिस के लिए। और बोला था कि जो सुपरमेसी है वो क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज़ की है, यानी कि पुलिस और कोर्ट्स की ज़्यादा सुपरमेसी है। और ये रिपोर्ट्स जो है रिपोर्टिंग करने के लिए अलाउ किया गया था क्राइम्स वगैरह के ऊपर जो है उसको, और जस्टिस दिलवाया था। रिविजिट द रूलिंग जो अपन अगर टॉपिक देखें तो ये बहुत क्रूशियल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो रिविजिट करे अपने रूलिंग को, सो दैट जो फियर है सराउंडिंग में कि मिसयूज़ हो सकता है पावर्स का विक्टिम्स के द्वारा, और पावर का मिसयूज़ किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है लेजिस्लेटिव और जुडिशियल मेजर्स के थ्रू। जो एक्ट है कि फॉरवर्ड कर देना चाहिए कंप्लेन को फैमिली वेलफेयर कमेटी के द्वारा, वो एक तरीके से बियॉन्ड लेजिस्लेटिव इंटेंट है और अगेंस्ट है फंक्शनल ऑटोनॉमी के। जो क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज़ हैं उनके, यानी कि जो पुलिस स्टेशन है वो सबके ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बात करने के। एक तो सेम टाइम पे कि विक्टिम के परस्यूट जस्टिस के जो मांग है उस पर ये डेंट लगाता है। तो इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ पे आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।